वाइसरॉय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज हम लोग जिस वाइसरॉय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे उनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। हम लोग जानेंगे कि आखिर वो थे कौन, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या था और उन्होंने जब वो भारत के वाइसरॉय बने तो उन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट कार्य किए और उनके कार्यकाल में क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी, उन सब के बारे में जानेंगे। लॉर्ड रीडिंग का पूरा नाम था रुफुस डैनियल आइजैक्स। ठीक है, शायद पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, बट आप समझ लो क्योंकि ये अंग्रेज नाम है। रुफुस डैनियल आइजैक नाम था और 1970 से लेकर के 1917 से लेकर के 1926 तक वो अर्ल ऑफ रीडिंग थे। अर्ल ऑफ रीडिंग एक तरह का पद होता है, एक तरह का ओहदा होता है जो कि ब्रिटिश क्राउन देती थी, इसीलिए इनका नाम पड़ा लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, जब वो भारत आए तो उन्होंने 1921 से लेकर के 1921 से 26 तक भारत में एज अ वाइस रॉय वो थे। उनके करियर में अलग अलग उन्होंने पोस्ट देखा, जैसे कि वो लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड थे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने, फॉरेन सेक्रेटरी बने और आखिरकार वो आखिरी लिबरल पॉलिटिशियन थे जो फॉरेन सेक्रेटरी बना था भारत का। इनका जन्म 1860 में होता है और इनकी मृत्यु हो जाएगी 1935 में। जो लॉर्ड रीडिंग थे वो अपना रिलीजन से वो जीव थे। अभी जीव वही होता है, वही है मेनली जो कि अभी इज़राइल में रह रहे हैं। ठीक है, वो जीव, तो जीव जो है वो दूसरा ऐसा जीव थे जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में, मतलब जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है वहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट में वो दूसरा प्रैक्टिसिंग जीव के तौर पे गए थे। या अब जीव जो है ना, वो उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका जो नंबर है वो बहुत कम है, यानी कि उस रिलीजन में बहुत कम आदमी रहते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा जाति किया गया था इतिहास में। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है कि प्रैक्टिसिंग जीव थे। पहला जो प्रैक्टिसिंग जीव था उसका नाम था हर्बर्ट सैमुअल और दूसरा जो है लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, और ये पहला ऐसा जीव व्यक्ति था, यानी कि जीव रिलीजन का पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड बना था। 1921 में ये चीफ जस्टिसशिप से रिटायर देते हैं, इंग्लैंड के चीफ जस्टिसशिप से रिटायर देते हैं और उनको बनाया जाता है वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब रीडिंग आते हैं भारत। भारत में ये आकर के एक कंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाते हैं। कंसिलिएटरी पॉलिसी क्या होगा, यानी कि कंसिलिएशन करेंगे, हम और आप बात करेंगे, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उनको लगा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो हुआ था उनसे जस्ट पहले वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। जो इसमें प्रोविजंस था, जैसे कि क्या था प्रोविज़न, एक था डायरकी वाला कि कुछ ऐसा चीज़ें होंगी जो बस गवर्नर जनरल जिस पे रूल करेगा, कुछ चीज़ों पर प्रोविजनल स्टेट्स वगैरह जो है वो प्रोविंशियल स्टेट्स वगैरह वो रूल करेगा। तो ये सब सारे जो प्रोविजंस थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। और साथ ही साथ लॉर्ड रीडिंग ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खास करके कहाँ था कि ब्रिटिशर्स को अलग अलग ओहदे मिलते थे, ब्रिटिशर्स के साथ अलग ट्रीटमेंट होता था, इंडियंस के साथ अलग ट्रीटमेंट होता था। तो इन चीज़ों को उन्होंने कम करने का प्रयास किया। जब वो भारत आए तो उन्होंने खुद पर्सनली जा कर के MK गांधी, यानी कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के महात्मा गांधी हैं, उनसे वो जा कर के खुद भी मिले। और साथ ही साथ वो कहाँ पर मिले थे, तो अमृतसर में। क्यों मिले थे, क्योंकि उनको रिकन्सिलिएशन करना था, उनको साथ में सहमति बनाना था, आगे का रास्ता देखना था, झगड़ा झंझट नहीं करना था। हालांकि ये जो झगड़ा झंझट वाला सिलसिला है वो बढ़ते गया और 1921 में उनको मतलब फोर्स जो है वो बलपूर्वक कुछ कुछ चीज़ें शांत करनी पड़ी। जैसे कि मालाबार रिबेलियन हो जाता है 1921 में, है ना, मोपला रिबेलियन जो था केरला में जो होता है। मेनली वो हुआ था किसान के बीच में, लेकिन वो बाद में हिंदू मुस्लिम का एक झगड़ा हो जाता है तो उसमें उन्होंने फोर्स लगा दिया। उसके बाद 1922 में सिख वाला जो है वो पंजाब में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होता है तो उसको दबाने के लिए उन्होंने फोर्स लगाया। फोर्स यानी कि पुलिस वगैरह, थोड़ा लाठीचार्ज वगैरह हुआ, एक दो आदमी मरा, इस प्रकार का। ठीक है, उसके बाद 1922 या 21, आई एम नॉट श्योर, शायद 22 है वो। तो 1922 को उन्होंने गांधी को जो है वो अरेस्ट कर लेता है, किस लिए, सिडिशन के, देशद्रोह के चार्ज पर। ये मेनली होता है चौरी चौरा इंसिडेंट जो होता है ना, उसके बाद शायद कुछ होता है मसला और उसके बाद वो जो है गांधी को अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो रीडिंग थे, लॉर्ड रीडिंग थे, वो जैसे मैंने बताया आपको कि वो अच्छा रिलेशन चाहते थे सबसे। तो इंडियन प्रिंसेस जो थे, इंडियन के जो भारत के जो अलग अलग राजे रजवाड़े थे, उनका जो प्रिंस था, नवाब था, उनके साथ वो अच्छा रिलेशन चाहते थे। लेकिन
दो महाराजा ऐसे थे जिनको अपने पद से उन्होंने हटा दिया था, और एब्डिकेट कर दिया गया था, उनके पद से वो दोनों को हटा दिया गया था। ये लॉर्ड रीडिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रीडिंग से पहले जो वाइसरॉय था इंडिया का वो था लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के जो पॉलिसीज़ थी वो लॉर्ड रीडिंग को सही नहीं लगता था। 5 नवंबर 1929 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि जो अपर हाउस है शायद, हाँ अपर हाउस जो है, वहाँ पर वो लॉर्ड इरविन का आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि भारत में जो है वो भारत में साइमन कमीशन आने वाला था। 1927-28 को साइमन कमीशन आएगा। तो साइमन कमीशन के आने के पहले आप डोमिनियन स्टेटस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? डोमिनियन स्टेटस क्या होता था कि जो है कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल रिलेशंस और आर्मी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी। बाकी सारा चीज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है वो भारतीय अपने से चलाएंगे, जो आज का डेट में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये चीज़ था अपना डोमिनियन स्टेटस, उसमें पूरा तरह से भारत आज़ाद नहीं होगा। आज का डेट में भारत जो है वो अपना एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी खुद चलाता है, आर्मी खुद चलाता है, करेंसी खुद चलाता है, कम्युनिकेशन खुद चलाता है। अगर डोमिनियन रहता भारत, अगर डोमिनियन स्टेट रहता तो भारत में जो नॉर्मल घटना चल रहा है बस प्राइम मिनिस्टर वही देख पाते। ठीक है, तो ये सिचुएशन था। तो वही बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस आप इंडिया को कैसे दे सकते हो अगर साइमन कमीशन ने ये चीज़ बोला ही नहीं है तो। और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट इनके लाइफ टाइम में, सॉरी इनके जो करियर है भारत में, उसमें अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स देखें तो वो कुछ कुछ ऐसा हुआ था कि चौरी चौरा इंसिडेंट होता है ना, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। उसके बाद चौरी चौरा होगा तो फिर गांधी जी बोले कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करो। फिर मोपला रिबेलियन होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। फिर 1910 का जो प्रेस एक्ट था वो ये महाशय जो है, ये वाइसरॉय जो है, ये इसको हटा देंगे। रॉलेक्ट एक्ट को भी ये हटा देंगे। रॉलेक्ट एक्ट बहुत बड़ा कानून था, है ना, और इसके कारण जो है वो जलियांवाला बाग मसाकर भी होता है। उसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आता है और कॉटन एक्साइज, यानी कि कॉटन पे जो ड्यूटी था, कॉटन पे जो टैक्स था वो थोड़ा बहुत काट दिया जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर? मुल्तान में झगड़ा होगा, अमृतसर में, दिल्ली में, अलीगढ़ में, अरबी और कलकत्ता, ये जगह पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में काकोरी ट्रेन लूट जो होता है वो हो जाएगा। फिर स्वामी स्वदानंद का मर्डर भी हो जाएगा इन्हीं के कार्यकाल में। इन्हीं के कार्यकाल में 1922 में एक होता है भारत, जब मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म किया जाता है तो कांग्रेस में दो धड़ा हो जाता है, मतलब दो फैक्शन बन जाता है। एक होता है प्रो चेंजर, एक होता है नो चेंजर। ठीक है, तो प्रो चेंजर वाला जो था उसमें थे सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब ये दोनों मिल करके एक अपना पार्टी अलग बनाते हैं जिनका नाम होता है स्वराज पार्टी। ये हालांकि कांग्रेस के नीचे ही रहता है, बट ये एक पार्टी बन जाता है स्वराज पार्टी। इनका मकसद ये है कि जो इलेक्शन होगा उसमें ये लड़ेंगे और इलेक्शन जीत करके फिर कांग्रेस के जो अपना ब्रिटिशर्स है उसके नाक में दम करेंगे। ठीक है, फिर इन्हीं के कार्यकाल में क्या होगा कि ये एक डिसीजन लिया जाएगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ होगा, दिल्ली में भी लंदन में भी, और वो चीज़ें होंगी 1923 से। ठीक है, यानी पहले क्या होता था, दिल्ली में लंदन में एग्ज़ाम होता था, फिर शायद दिल्ली में एग्ज़ाम होता था, और उससे भी पहले क्या होता था, सिर्फ लंदन में एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो ये किया गया नहीं, अब एक साथ एग्ज़ाम होगा दिल्ली में भी और लंदन में भी। जिसको आईएएस बनना है भाई साहब आओ और बन जाओ। ठीक है, और जिसको आईपीएस बनना है वो जाओ और बन जाओ। तो ये सीन था। तो ये थे लॉर्ड रीडिंग और ये था इनका कार्यकाल। एंड आई होप कि ये इनका कार्यकाल में आपको मज़ा आया हो पढ़ने। अब मुझे आप ये बताओ कि हम लोगों ने बात किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, अब बताओ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया गया था, स्टार्ट कब किया गया था, स्टार्टेड व्हेन। ठीक है, ये चीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। अच्छा, दूसरा बात ये है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच। वैसे ये स्मार्ट लग रहा है ना, खैर थैंक यू।